रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 होलोजिक न्यूट्रिशन। अब इस चैप्टर में आपके जो कंटेंट्स है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि होलोजिक न्यूट्रिशन जो इसकी डेफिनेशन इन्वॉल्व होगी, ये क्या चीज़ होती है। इंसानों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, ये आप इसमें स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके जो फंक्शंस है, उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ कुछ फूड हैबिट्स हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जो कि हमारे फूड इंटेक से ही रिलेटेड है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे आप। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो MCQs हैं इसको सबसे पहले देख लेते हैं हम, और इसको स्टडी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो आप आ जाओ सीधा पेज नंबर 270 के ऊपर। ठीक है, यहाँ मैं तेज़ी से कुछ MCQs जो है इसको मार्क कर रही हूँ, आप देखते चले जाओ। सबसे पहली बात, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड दिस। पहला MCQs कह रहा है कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इसमें से कौन सा वाला प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो ये लास्ट देखिएगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व नहीं है, डाइजेशन में इन्वॉल्व है ये। उसके बाद देखिए, केमिकल प्ले इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। इसमें से कौन सा केमिकल फूड को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एंजाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीकोडॉन कंडीशंस। थीकोडॉन कंडीशंस जो है इनमें से किसको रेफर करती हैं, ये होता है एम्बेडेड टीथ। यानी कि अगर मसूड़ों के अंदर दांत होते हैं, जिसको इंग्लिश में एम्बेडेड टीथ कहा जाता है, तो इस कंडीशन को मेडिकली हम कहते हैं थीकोडॉन टीथ। ठीक है, थीकोडॉन कंडीशन। उसके बाद नंबर 4 पर आ जाइए, टाइप ऑफ डाइजेशन इन प्लेनेरिया। यानी प्लेनेरिया जो एनिमल है इसमें कौन सा डाइजेशन है, तो इसमें दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रा सेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज। अभी मिल्क टीथ कौन सा होता है, छोटा बच्चा जो होता है ना 5-6 साल के अंदर अंदर तक का, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं ये कितने होते हैं, ये आपको बताने होंगे। ये मिल्क टीथ कहलाते हैं, ये होते हैं टोटल 20। उसके बाद नेक्स्ट है, टीथ मीन्ड फॉर द कटिंग आर। यानी इनमें से कौन से दांत हैं जो सिर्फ कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए, हर दांत का जो है वो अलग अलग फंक्शन होता है। जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं ना, जिसको इंसीजर्स कहते हैं, इसका काम होता है कटिंग करना। तो ऑप्शन नंबर A होगा ये, इंसीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पार्ट ऑफ गट ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो है तो गट का, लेकिन साथ में रिस्पायरेशन जो है उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये पार्ट होता है फेरिंग्स। ठीक है, गले में मौजूद होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स इन आवर ओरल कैविटी। कितने स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे माउथ में, हमारी ओरल कैविटी में होते हैं। तो ये हमारे माउथ में टोटल 6 होते हैं, यानी 3 एक साइड पे और 3 हमारे माउथ की दूसरी अपोजिट साइड पे। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, ये 6 हो जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ है रूगी। रूगी जो है इसमें से किससे रिलेटेड है, तो ये स्टमक से रिलेटेड है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अबव है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी ओबेसिटी। सही है, डी ऑप्शन। तो MCQs तो हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि स्टेजेस हमें बताने होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती क्या चीज़ है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले कि हम सबसे पहले जो भी फूड होता है इसको मुंह में डालेंगे। मुंह में डालने के बाद ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद उसको स्टूल की शक्ल में निकालने का प्रोसेस, ये सब का सब किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसके साथ साथ वो खाना जो हमने खाया उसके अंदर से जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब चीज़ों का बॉडी में शामिल होना, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी खाने को स्टार्ट से लेके खाने का एंड, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसका बॉडी में मिल जाना, ये तमाम चीज़ें ओवरऑल क्या कहलाएंगी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन में इसने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या हैं। आप अच्छी तरह से फेमिलियर है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप सिर्फ नाम लिखकर अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो भी साथ में डिस्कस करने पड़ेंगे। तो हम सीधा मूव करेंगे पेज नंबर 249 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको मार्क कराऊँगी वो सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें लिखनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ आ जाओ सीधा जी, पेज नंबर 249 पर आ जाइए आप। और यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेस्शन। अब लाइन से आप सबको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले इंजेस्शन को बताएंगे आप। इसमें क्या होता है कि फूड को आप इनटेक करते हैं,
अब ये फूड जो है अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये फूड सीधा सेल में जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये माउथ से सीधा कहाँ जाएगा, बॉडी में, ठीक है। और किस सोर्स से जाएगा, माउथ से जाएगा। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, टेकिंग इन फूड इनटू द सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और बॉडी इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, बाय माउथ, ख़त्म, पहली वाली हेडिंग। नेक्स्ट आपके पास डाइजेशन, ये एक पूरा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स न्यूट्रंट्स होते हैं ये सिंपल फॉर्म्स जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे एंजाइम और उसके अलावा जो बॉडी के मैकेनिकल मूवमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डाइजेशन को, इट इज़ द प्रोसेस से लेके डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स तक और विद द हेल्प से लेके मैकेनिकली तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है एब्जॉर्प्शन, जो खाना अभी आपने कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल वन में कन्वर्ट किया था, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ से इसको लिखेंगे जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड है यहाँ से लेके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तक। इस पूरे में आपको क्या बताया जा रहा है कि आपने जो खाना इंटेक किया है इसमें से तमाम के तमाम जो न्यूट्रेंट्स हैं, वाइटामिन हैं, इसके अलावा जो भी इसके सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये सब के सब बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसिमिलेशन। अब देखें एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो तो उसमें न्यूट्रंट्स या मिनरल्स जो हैं ये बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एसिमिलेशन में क्या होगा कि ये बॉडी में यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद इसके जो भी फंक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे, यानी जो अमाइनो एसिड का फंक्शन है वो करना स्टार्ट कर देगा, जो ग्लूकोज का फंक्शन है ये वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल हैं वो अपना अपना फंक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इससे लिखेंगे। अब लास्ट बचता है डाइजेशन। बहुत सारी कंटेंट्स फूड्स में ऐसे होते हैं कि जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती या ज़रूरत होने के बाद जो एक्स्ट्रा काम बच जाता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं जो बॉडी के किसी काम में नहीं होती, जिसको स्टूल की शक्ल में क्या करता है बॉडी से बाहर निकाल देता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये डाइजेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे जिसमें क्या होगा अनडाइजेस्टेड फूड सारा का सारा रिमूव हो जाएगा बॉडी से। तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखते हैं हमसे क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे कहता है कि हाउ स्टमक इटसेल्फ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग HCl। अच्छा, हम सबको पता है कि हमारा जो स्टमक है ये HCl बनाता है और उस HCl का काम क्या होता है कि बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। अब इन डाइजेस्ट करने वाले प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि होता है HCl, ठीक है। अब ये HCl अगर फर्स्ट कर लो कि बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और अगर इसको क्या करे खुद भी कहना चाहिए कि हार्मफुल इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे जो कि एसिडिक इफ़ेक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में फिर क्या होगा कि स्टमक के उस पोर्शन में अल्सर हो सकता है। तो इसीलिए जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें क्या अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ होता है। आप ये देखें कि जो स्टमक होता है इसमें एक मोटी सी कवरिंग होती है। इस मोटी सी कवरिंग को म्यूकस कवरिंग कहते हैं और इसकी pH तकरीबन 7 के करीब हो जाती है जब फूड के डाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं ना ये मिल कर आ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी अपनी जो pH होती है वो क्या होती है 7 हो जाती है। अब इसके अपने अंदर जब HCl बन रहा होता है ना स्टमक के अंदर, उसकी pH क्या होती है तकरीबन 1.5 से लेकर 2.5 के करीब होती है। तो वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ती। क्यों नहीं बिगाड़ती? क्योंकि इसकी अपनी pH न्यूट्रल है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर इसकी अपनी pH भी कम होती और HCl जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बन रहा होता, तो ऐसे में क्या होता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाता और जो खाना है उसके डाइजेशन के साथ साथ स्टमक की जो लेयर है उसकी भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया, एक मोटी सी कवरिंग जो है वो बना दी है म्यूकस की, जिसकी pH तकरीबन 7 के करीब हो जाती है। तो आप यहाँ से लिखेंगे द स्टमक इटसेल्फ से लेके मैकेनिकल एंड हार्मोनल तक, ठीक है। यहाँ पर ये वाली बात पूरी कंप्लीट हो जाती है जो अभी आपको सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि पॉइंट आउट द वेज थ्रू विच द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इंक्रीज्ड। यानी वो कौन सी वजह है या वो कौन से वेज हैं जिसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपना साइज़ बढ़ा देती है, आपको बताना है, ठीक है। पेज 262 पे सीधा आप मूव करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बताऊँ। देखिए, आम इंसान जो खाना खाता है ना वो एक लिमिट पे खाता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा खाना भी खा लेते हैं। उस एक्स्ट्रा खाना खाने की वजह से उनके स्टमक में तो इतनी जगह होती नहीं है। अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा, कि जो नॉर्मल लोग खाना खा रहे होते हैं तो उसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना होता।
लेकिन अगर आपने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है तो अब क्या होगा कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होती हैं आपके इंटेस्टाइन में, ये ओपन होना स्टार्ट कर देती हैं। जो एक्स्ट्रा फूड है ये इसमें स्टोर हो जाता है और इसी वजह से आपके पेट का साइज़ भी बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो नॉर्मल लोगों की खुराक होती है उसमें क्या होती है, हल्की फुल्की सी इंक्रीज़ होंगी, इंक्रीज़ होने के बाद ये दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। और जो फूड एक्स्ट्रा स्टोर होता है ये बॉडी में एट द टाइम ऑफ जब भी इसको ज़रूरत होती है ये शामिल हो जाता है। लेकिन अगर लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की आदत हो जाती है तो ये जो विलाइज होती है बेचारी भी थक जाती है, ठीक है, एक्सटेंड होते होते थक जाती हैं। तो किस्सा मुख्तसर आप इधर आ जाएं। सबसे पहले 262 पर ये आपसे कहता है कि इंटरनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है इनमें कुछ रिंकल या फोल्ड्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेल्का सर्क्यूलर्स, ठीक है। पेल्का सर्क्यूलर्स में क्या होता है, सॉरी प्लीका सर्क्यूलर्स, इन प्लीका सर्क्यूलर्स में क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये होती है विलाइज, ठीक है। इसी में और छोटे छोटे से इंडिविजुअल एपिथेलियल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और मज़ीद समझ लीजिए कि प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको आप कहते हो कि माइक्रोविलाइज है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने देखा, इसमें कुछ फोल्ड्स हैं जो क्या कहला रही हैं, प्लीका सर्क्यूलर्स। इन प्लीका सर्क्यूलर्स में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको विलाई कहते हैं, और विलाइज में भी छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। इन सब का काम क्या होता है कि जब लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए तो ये क्या होती हैं, ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद एक्स्ट्रा जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है फूड की वो इनमें हो जाती है। उसके बाद ये दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाती है क्योंकि तो प्रोजेक्शंस होती हैं और ऐसे हज़ारों की तादाद में होती हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद इनका काम क्या होता है कि जब ये एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन को और फूड इनकी वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर ये दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं और सॉल्युबल फूड जो है वो इनमें एब्जॉर्ब हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, पूरा वहाँ से जहाँ से मैंने आपको इंटरनली से मार्क कराया था वहाँ से यहाँ सॉल्युबल फूड तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इनका मकसद क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। यानी आपके ख्याल से जो फैट्स होते हैं इनके डाइजेशन में बाइल जो है इसका क्या रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि कुछ डाइजेशन जो होती है वो बाइल की मदद से ही फैट की एज इट इज़ हो जाती है, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जिसमें फैट्स का डाइजेशन होता है। एक्चुअली ये होता ही बाइल की वजह से, क्योंकि बाइल में होती है कि येलो ग्रीन से कलर की कह लीजिए सिक्रीशन से होती है। इसमें क्या होता है, बाइल में येलो ग्रीन सा कलर होता है जिसमें वाटर, सॉल्ट और कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। एक्चुअली बाइल जो होता है इसका कलर ही येलो ग्रीन होगा और इसमें क्या चीज़ होगी, पानी भी होंगे, इसमें सॉल्ट्स भी होंगे और उसमें कुछ बाइल पिगमेंट्स होंगे। ये बाइल पिगमेंट्स दो तरह के होंगे। जब ये ब्राउन येलो कलर के होंगे तो हम इसे कहेंगे ये बिलीरुबिन है। जब ये ग्रीनिश से कलर के होंगे तो हम इसको कहेंगे ये बिलीवर्डिन है। अब ये दोनों पिगमेंट्स जो इनका काम क्या होता है कि इसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टोरोकोलेट है। ये सब के सब क्या करते हैं, जो भी फैट आता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट्स जो हैं उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का प्रोसेस। तो ये सारा काम किधर हो रहा है, बाइल में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये आपसे पूछ रहा है कि इनलिस्ट द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपको लार्ज इंटेस्टाइन्स जो हैं इसका रोल बताना है क्या है। बहुत सारे रोल हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है। सिर्फ जो कुछ पार्ट रह जाता है उसकी रीएब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में होगा ना। बड़ा हिस्सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर चुका होता है जो फूड डाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ आ जाएँ 263 पर और देखें यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। आप चाहें तो इसको पैरा की शक्ल में भी लिख दें, चाहे तो उसके पॉइंट्स बना लें, दोनों शक्ल में आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ से मार्क कर लो कि जो मेन फंक्शन होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में परफॉर्म होता है वो कौन कौन सा होता है। नंबर 1 होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी पानी एक्स्ट्रा और वो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से बच गए हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दूसरा होगा सिंथेसिस ऑफ सम वाइटामिन्स, यानी कुछ ख़ास किस्म के जो वाइटामिन्स हैं वो भी यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सोडियम है या क्लोराइड्स हैं, इन सब को दोबारा से रीएब्जॉर्ब इधर पे किया जाएगा।
उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टूल बनाने का प्रोसेस है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फीसिस हो जाएंगे। और उसके बाद फाइनली इजेस्शन आउटसाइड द बॉडी, यानी अब इसको बॉडी से बाहर भी निकालना है, ठीक है, ये काम भी हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जहन में रखना कि इस पार्ट में यानी लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट में कुछ ख़ास किस्म के म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ये कुछ सिक्रीशन म्यूकस की करते हैं। इससे क्या होता है कि इस इंटेस्टाइनल कंटेंट में जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं ये लुब्रिकेट रहेंगी। लुब्रिकेट करने की वजह से क्या होता है, इनका एक जगह से दूसरी जगह पैसेज आसान हो जाता है। तो ये सारा काम किधर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से लेके इंटेस्टाइन तक आपने क्या कर लेना, इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके ख़याल से जो बैक्टीरिया है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसका क्या काम है, ये क्यों होता है, ठीक है। तो जहन में रखिएगा कि सारे ही बैक्टीरिया गंदे नहीं होते। गंदे होने से मुराद है कि जो बीमारियां फैलाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, या आपकी बॉडी में कुछ ऐसे वाइटामिन्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट कॉलोन में रहते हैं। अब कॉलोन में रहने वाले ये जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, यहाँ से इसको मार्क कीजिएगा, द कॉलोन से लेके नर्वस सिस्टम तक। इसको मैं आपको बता दूँ, ये बैक्टीरिया हमारे साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारी गट में रहने से इनको भी फ़ायदा होता है, यानी इनको फूड वगैरह मिल रहा है, और हमें भी फ़ायदा होता है क्योंकि ये कुछ ख़ास किस्म के विटामिन सिंथेसाइज करते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती या बहुत कम मिकदार में करती है, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से होते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि देखें, पहला है लैक्टोबैसिलस, ये हमारी बॉडी में रहता है। ये क्या करता है, ये ख़ास किस्म का निकोटिनिक एसिड जो है उसको सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है नियासिन। इसी तरीके से विटामिन B1 सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम क्या है, थायामीन। इसी तरीके से विटामिन K भी सिंथेसाइज करते हैं, जो आमतौर पे हम ये विटामिन्स फूड में प्रॉपर नहीं ले रहे होते, तो ये खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये तमाम के तमाम जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम जो है, इन सब को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर ये हमारी गट में है और ये हमें ये फ़ायदा दे रहे होते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारी गट में है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में है, लेकिन हमें फ़ायदा दे रहे हैं, तो हमें इनसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे इसको, ठीक है। अब बारी आती है दो ऐसे क्वेश्चंस की जो एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। दोनों को साथ साथ समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ओबेसिटी के हेल्थ रिस्क क्या है, यानी अगर कोई शख्स मोटा हो जाता है तो उसको कौन कौन से हेल्थ रिस्क हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आजकल आप पाकिस्तान में देखोगे ना तो हर तीसरा चौथा बंदा आपको मोटा नज़र आ रहा होगा, वो ओबीज़ होता है। तो ये ओबेसिटी के हेल्थ रिस्क हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, और बिल्कुल इसी के नीचे एक और सवाल है एनोरेक्सिया नर्वसा। ये बिल्कुल ओबेसिटी का अपोजिट है, जिसमें कोई शख्स बहुत सूखा सड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सवाल एक साथ हम मार्क करेंगे, एक ही पेज में मौजूद है 268 पे। यहाँ आ जाएंगे हम सीधा, और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो ओबेसिटी के हेल्थ रिस्क हैं ये क्या है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप यहाँ से मार्क करना शुरू करो ध्यान से। सबसे पहले ये वाली चीज़ मार्क करो कि यहाँ पे, यहाँ देखें, द ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन एंड सम कैंसर्स। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इसके हेल्थ रिस्क क्या हैं। क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जो पर्सन भी मोटा होगा बहुत ज़्यादा उसको डायबिटीज़ हो सकती है, उसको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती हैं, इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ कैंसर्स भी उसको हो सकते हैं। ये होगा इसके हेल्थ रिस्क, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, कि क्यों होता है ओबेसिटी बंदों को। आमतौर पर याद रखिएगा कि 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ऊपर अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स हो तो वो ओबीज़ होता है। अब इसके जो वजह होती है वो देखें क्या क्या होती है, यहाँ से इसको मार्क कीजिएगा कि ओबेसिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, एनवायरनमेंट, डाइट एंड एक्सरसाइज। सबसे पहले तो ये लाइन ऐड कर लीजिए कि आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा मोटा होने का जो कंडीशन होता है वो एक तो आपकी जेनेटिक्स में आ रहा होता है, यानी पूरे ख़ानदान में सभी मोटे हैं तो वो बच्चे भी मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनहेरिटेंस है जीन्स में। अब जीन्स में तो है, इसके साथ साथ क्या है, आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा है, यानी ऐसा माहौल है, हर वक्त खाना पीना चल रहा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, डाइट बहुत हाई कैलोरिक है, एक्सरसाइज और मूवमेंट बॉडी की ना होने के बराबर है। तो वो तमाम कंडीशन क्या करती हैं, ओबेसिटी को सपोर्ट करती हैं। अब इसका जो यहाँ तक तो आपने लिख दिया, उसके बाद यहाँ से लिखें द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक।
ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि फ़र्ज़ कर लीजिए वक्ती तौर पे आपने फ़िक्स तो करवा लिया किसी मेडिसिन की मदद से, मगर ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा जिसमें आपको प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है उसको बढ़ानी पड़ेंगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इसको यहाँ से पहले मार्क किया, ओबेसिटी इज़ द से लेके एक्सरसाइज तक, और उसके बाद द से लेके एक्सरसाइज तक। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे रिलेटेड वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वसा, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ये एक ऐसी कंडीशन है जो हम पे ख़वातीन को ज़्यादा होती है, उनको लगता है मैं बहुत ज़्यादा खा लूँ तो मैं बहुत मोटी हो जाऊँगी, तो वो खाना बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से वो एक तरह से हड्डियों का ढांचा सा बन जाती हैं और उनका जो नॉर्मल वेट है उससे बहुत कम हो जाता है, वेट बिल्कुल गिर जाता है, लेकिन वो उस खौफ में होती है कि मैं कुछ भी खाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी, उनको मॉडल जैसा दिखना है। तो ये जो बीमारी है एक्चुअली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से लिख के रिड्यूस टू नॉर्मल। इस पूरे पैरा में इसने आपको यही बताया है कि आमतौर पर जो यंग गर्ल्स हैं उनको ये सारी बीमारी हो जाती है और वो फूड इनटेक बहुत कम करती हैं, जिसकी वजह से उनका एपेटाइट भी लो हो जाता है, बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं, वेट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। इस बीमारी को हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड अगर है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।